हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। और आज है हमारी क्लास नंबर 17 सीडीपी कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसमें कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ इसलिए आपको देखनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ में आपको हर जो टॉपिक सी टैट यूपी टैट या जिससे भी रिलेटेड आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। और मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, बहुत ज़्यादा लेमैन जो टर्म्स हैं उस भाषा में जो है मैंने समझाया है, ताकि हमें बहुत आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ओके। एंड आज कोई थॉट नहीं है, बिकॉज आज मैं चाहती हूँ, सिंस टीचर्स डे आने वाला है, सो आई रियली वांट कि आप मुझे जो भी आपने सीखा अपनी लाइफ में वो ज़रूर बताएं। आप मेल करके बता सकते हैं, यू कैन मेल at www.edutap.co.in, और आप कमेंट करके भी जो है मुझे बता सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी लाइफ में सीखी है जो आपको लगता है मेरे काम भी आ सकती है। बिकॉज सी, ये टू वे प्रोसेस है। मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखें, है ना, ये टू वे है। और वैसे भी अगर आप लोग हैं तो हम हैं, अगर आप लोग नहीं हैं तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं हूँ, है ना। तो मैं हूँ बिकॉज मेरा जो भी आइडेंटिटी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल, आप लोगों की वजह से है। तो इसी थॉट के साथ आगे शुरू करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप लोग के कमेंट्स का और आप लोग की ईमेल का। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर कुछ शेयर कीजिए। हाँ, मुझे सीखना है एक्चुअली में, और सीखने के लिए तो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी भी कम है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, चलिए। अभी तक हम फ्रॉइड की बात कर रहे थे और हम बात कर चुके हैं, अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं साइकोएनालिसिस में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, यानी मनोविश्लेषण क्या होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम सुरक्षा जो तंत्र हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, उनके बारे में और क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, रक्षा तंत्र होता क्या है, तो सिंपल से भाषा में जो रक्षा तंत्र है या डिफेंस मैकेनिज्म है, वो आपकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। आप इन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल हम सब करते हैं। कुछ तरीके हैं, स्ट्रैटेजी यानी एक तरीका, सिंपल और सिंपल अगर मैं इसको डालूँ तो यहाँ से रिलेटेड तरीका, मनोवैज्ञानिक तरीके की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल तरीके की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ की बात हो रही है। ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो साइकोलॉजिकल हैं, जिनको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बेसिकली हर्ट ना हो। सीधी सी अगर मैं भाषा में बोलूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर कोई इंसान एक एग्ज़ाम देता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत शिद्दत से उसने एग्ज़ाम की तैयारी की होती है और वो फिर फेल हो जाता है, ठीक है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि मेरी टीचर ने पार्शियलिटी की, टीचर अच्छी नहीं थी, या एग्ज़ाम बहुत टफ आया था, वगैरह वगैरह, राइट। ठीक है, हम दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर हम ऐसे मानने लग जाएं कि हाँ मेरे अंदर कमी है, तो हमें एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता। ये हम सब के साथ है और हम सब कभी ना कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो जिसने कभी भी रक्षा तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया। हम अपने आप को बचाते हैं। ईगो जो है, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो हमारा ईगो है वो बेसिकली हमें बचाता है कि हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो जस्ट हमें एंग्जाइटी से बचाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं। अब कुछ लोग इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि रक्षा तंत्र है क्या। कुछ ऐसे दिमाग की स्ट्रैटेजीज़ हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, माइंड से स्टार्ट होते हैं। माइंड में हम बनाते हैं ताकि हम बेचैन ना हो, हमें दिक्कत ना आए, हमें स्ट्रेस ना हो, ठीक है। अब बेसिकली ये क्यों है, ठीक है, देखिए, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो क्या होगा, मेरे कॉन्शियस माइंड में, मतलब चेतन वाला जो मन है, अचेतन नहीं, चेतना वाला जो मन है, मतलब जो कॉन्शियस माइंड है, उसको ये चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा ये अनप्लेजेंट चीज़ या ये स्ट्रेसफुल चीज़ हुई है।
मैं नहीं चाहती कि ये जो स्ट्रेसफुल चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में मैं अवेयर हूँ, क्योंकि अगर मैं अवेयर होंगी, अगर मैं जानूंगी उस स्ट्रेसफुल चीज़ को, तो मुझे एंग्जाइटी होगी, मुझे बेचैनी होगी, मुझे स्ट्रेस आएगा, मुझे बुरा लगेगा, राइट। सो जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो बेसिकली हमें लगता है हमारे लिए ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को अपने चेतना से पीछे की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें उतना टेंशन ना हो, उतना स्ट्रेस ना हो, ठीक है। और इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल उदाहरण है, अंगूर खट्टे हैं, वो फेल और एग्ज़ाम इसी से रिलेटेड है। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम सारा ब्लेम ना आउटसाइड चीज़ों पे डालना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम आईएएस दिया था, आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, बहुत मेहनत की थी, फ्रैंकली बहुत मेहनत की थी, लेकिन आई थिंक वो मेहनत सिस्टमैटिक नहीं थी, कुछ भी चल रहा था, मतलब पढ़ा बहुत, लेकिन शायद कोई गाइड नहीं था। इसलिए मुझे अब ज़्यादा फील होता है कि आप लोग करें, आप सही गाइडेंस से पढ़ाई करें, क्योंकि बीती हुई है, आप बीती है ये चीज़, तो बहुत दर्द होता है कि अच्छा, क्यों पता होता है आपको अपना कैलिबर, एंड आई ऑलवेज न्यू कि इतना कैलिबर मेरे अंदर है कि मैं इसको निकाल सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें डेस्टिनी में भी होती हैं। तो चलिए, अब क्या था कि नहीं हुआ जब एग्ज़ाम, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो बहुत टफ था। सो अब क्या कर रहे हैं, हम रीज़न कर रहे हैं कि पेपर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पेपर बहुत टफ आया था, पेपर ऐसा आया था, वैसा आया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ये पता था, नहीं, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि शायद मैंने उस तरीके से नहीं पढ़ाई कि जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए थी। पढ़ाई बहुत की, रातों को जाग जाग के भी की। मुझे याद है मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे सोती थी जब एग्ज़ाम आने वाला था। सब कुछ किया, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं किया जिस राइट वे में वो करना चाहिए था। तो क्या हुआ, अब मेरी ईगो हर्ट हुई, मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली में। एंड बहुत दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की, इसलिए नहीं क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी, नहीं, क्योंकि मैं शायद उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, सोच रही थी उस चीज़ के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, वे कर रही थी ताकि आगे ना हो वो चीज़। आप समझ रहे हैं? तो क्या है, अगर मैं अपनी फ्रेंड की वो चीज़ मान लेती कि हाँ यार, एग्ज़ाम तो बड़ा टफ था, इस वजह से मेरा नहीं हुआ, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, ताकि मुझे बुरा ना लगे, मुझे एंग्शियस फील ना हो, मुझे स्ट्रेस ना लगे। हम सब करते हैं। तो इसी तरीके से आपने भी अपनी लाइफ में बहुत बार किया होगा, ठीक है। जैसे कि बहुत एक और कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज़ आप किसी को लाइक करते हैं और आपने उस इंसान को जाके बताया या प्रपोज़ किया और वो इंसान मना कर देता है आगे से, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा लड़के लड़कियां ऐसे करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो तब भी अच्छा ही होना चाहिए जब वो आपको मना कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो वो ऐसी है या वो ऐसा है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि हम अपने आप को ही ये चीज़ नहीं बताना चाहते कि देखिए हमें किसी ने ना कहा है, हमें किसी ने बेसिकली मना कर दिया है, क्योंकि ईगो हर्ट होती है ना। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। आई एम रियली श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सरल भाषा में समझाया है, और आया होगा तो ज़रूर कर लिख के बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब देखो क्यों ये डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ताकि हमें गिल्ट महसूस ना हो, हमें वो एंग्जाइटी महसूस ना हो, हमें वो बेचैनी महसूस ना हो, वो जो अनप्लेजेंट फीलिंग है हमें वो ना फील करनी पड़े। इसलिए हम इनको ईगो डिफेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि क्या, हमारी ईगो को जो है, हमारा अहम है, उसको जो है ये बचाते हैं। हम अहम की बात कर चुके हैं ना, जब हमने पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट या 3 कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे, जहाँ पढ़ा था इदम क्या होता है, इद क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है और ईगो क्या होता है ना। तो ये चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखिए, क्या डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करना गलत है? नहीं, आप यूज़ कर रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म, मैं यूज़ कर रही हूँ, हम सब कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, लेकिन काफ़ी नॉर्मल है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाए, मतलब कोई भी चीज़ हद में अच्छी नहीं होती ना, सिंपल सी बात है ना। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है ना, तो वो लिमिट में ही होनी चाहिए। जैसे पैशन भी एक लिमिट में ही होना चाहिए, जब वो हर हद क्रॉस कर दे तो वो पागलपन बन जाता है। सो वो नहीं होना चाहिए। सो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे बहुत, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि लगातार आप दे डिफेंस मैकेनिज्म, दे रक्षा तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आपको डिफेंस मैकेनिज्म या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जैसे हम कहते हैं, वो एक बहुत नेचुरल, एक नॉर्मल तरीका है, हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही वो अच्छा लगता है। अगर आप उससे बियॉन्ड चले जाते हैं तो न्यूरोसिस आता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन विच इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है, एंग्जाइटी आ जाएगी आपको, आपको फोबिया डेवलप हो जाएगा। फोबिया होता है बहुत डर लगना, है ना, और ऑब्सेशन हो जाएगी, किसी चीज़ के पीछे भागे फिरेंगे आप, हिस्टीरिया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब जो लोग बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, रक्षा तंत्र यूज़ करते हैं, वो रियलिटी के पास नहीं होते। वो अगर आप उनको रियलिटी दिखाने की भी कोशिश करेंगे वो नहीं देखेंगे, वो उस पिक्चर को ही नहीं देखते, मतलब वो इतने ज़्यादा डिफेंस में होते हैं, ठीक है। सो कोई भी चीज़ है जो वो उसका आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। चाहे सोशल मीडिया ले लें, ठीक है, अगर आप उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ठीक नहीं है। खाना हद से ज़्यादा अगर आप खाएं तो ठीक नहीं है। इसी तरीके से हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो ये जो रक्षा तंत्र हैं ये भी एक लिमिट में ही अच्छे लगते हैं। आगे अब देखिए, ये जो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ रक्षा तंत्र हैं, कुछ हम सामान्य सब जो यूज़ करते हैं वो कौन से हैं। तो पहला है दमन, रिप्रेशन। दमन क्या है या रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन बेसिकली होता है एक तरीका है, अगेन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जहाँ पे ईगो इस्तेमाल करती है उस डिफेंस मैकेनिज्म को, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो कोई भी चीज़ अगर एकदम डिस्टर्बिंग आई, कोई थ्रेटनिंग आई, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी चेतना से दूर रखते हैं, ठीक है। सो एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपको याद रखना है। रिप्रेशन अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है, आपकी चेतना में नहीं है, तो ये अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो रिप्रेशन है कि जब मेरी ईगो ने कोई भी चीज़ जो मुझे डरा सकती है, मुझे बेचैन कर सकती है, उसको दूर रखा, ठीक है, कॉन्शियस होने ही नहीं दिया, राइट। ओके, क्या एक सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म है, यूजफुल है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई चीज़ को अपनी चेतना में आने ही नहीं देंगे, ठीक है, और उसे दबाते जाएंगे, उसे पीछे धकेलते जाएंगे, अनकॉन्शियस होते जाएंगे, तो क्या होगा, वो आपकी मतलब कि इसको ऐसे कह दो कि वो छिपता जाएगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे चोट लग जाए, ठीक है, मैं इसको ठीक नहीं करूँ, और जैसे यहाँ पे जला हुआ है मेरे यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब किचन में काम करता है तो बहुत कुछ होता है ठीक है, बहुत कुछ जलता है, तो ये तो कॉमन सी चीज़ है। तो जैसे कुछ सपोज यहाँ लग गया, मैं किचन में काम कर रही हूँ और आप कुक करते हैं ना, आई एम श्योर आप सब लोग खाना बनाते होंगे, ऑल दी मॉमीज़, है ना, तो मैं भी बनाती हूँ। तो सपोज कुछ करते करते कुछ लग गया, अब ये जल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इसको मैंने ठीक नहीं किया, मैंने क्या किया, इसके ऊपर पट्टी बांध दी, फिर ऊपर और एक पट्टी बांध दी, पट्टी पे पट्टी बांध दी, तो आप कुछ नहीं लगाया, इसको वैसे ही बंधते गए। जबकि उल्टा होता है, अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा खोल के रखते हैं तो जल्दी ठीक होती है ना। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, चीज़ें क्या हो गई, रिप्रेशन में आ गई, मतलब मैंने दबा दिया, हाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, किसी दिन ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने इसको हाइड कर दिया है तो ये अंदर क्या हो जाएगा, जख्म बन जाएगा, है ना। रिप्रेशन भी यही है, आपको कोई चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही थी आपने दबाई दबाई दबाई, लेकिन एक दिन वो एकदम लावा की तरह बाहर निकलेगी, ठीक है, और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है, और आपको वो दिक्कत देती रहेगी। अब ये क्या होगा, अब ये ऊपर से तो ढका हुआ है, लेकिन अंदर वो उसमें पस बनती रहेगी, तो मुझे हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, वैसे मेरे सामने देखने में मैंने पट्टी बांधी वो ठीक है, लेकिन अंदर से वो हिडन है, वो अंदर से कुछ होता रहेगा और मेरे को डिस्टर्ब करता रहेगा। सेम हमारे थॉट्स के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपने कोई थॉट अनकॉन्शियसली आपने डाल दिया है, राइट, आपने उसको अपनी चेतना में लेके आना चाहते हैं, आप उसको पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, चीज़ तो वही है ना,
वो तो वहीं रहेगी ना, वो डिस्टर्बिंग चीज़ है, तो वो आपको धीरे धीरे एंग्जाइटी क्रिएट करेगी। तो आपने क्या किया, आपने ऐसी मेमोरीज, ऐसे आइडियाज़, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं हैं उनको आपने अचेतन मन में भेज दिया है। तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ या तो उसका परमानेंट इलाज हो चुका हो, इलाज तो किया नहीं आपने तो उसको दबा दिया, हाइड कर दिया। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ याद रखेंगे कि रिप्रेशन जो होता है ना, वो एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते, अनकॉन्शियस है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। ओके, अब आता है सप्रेशन, शमन। सप्रेशन, अब देखो वहाँ क्या है, अनकॉन्शियस हो रहे हैं, अनकॉन्शियसली वो काम कर रहा है, मतलब अचेतना में अपने आप काम कर रहा है। लेकिन सप्रेशन में क्या है, उल्टा है, हम कॉन्शियसली जोर लगा के किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं वहाँ अपने आप, क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी कि वो खुद ब खुद पीछे चली गई, हमने खुद ब खुद वो हाइड कर ली। लेकिन सप्रेशन में हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता होता है ऐसा है और हम उसको नीचे दबाते जाते हैं, ठीक है, जानबूझ के, ये याद रखना है। सप्रेशन में कॉन्शियसली आपकी चेतना में है, जानबूझ के आप कर रहे हैं। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं है, डिप्रेशन में आप अवेयर ही नहीं है, आपके अवेयरनेस में ही नहीं है, ठीक है, यही वाली चीज़ ना, आपकी अवेयरनेस ही नहीं है कि नीचे कुछ हो रहा है, राइट। अब देखो सप्रेशन क्या है, सप्रेशन है मैं जानबूझ के, मुझे पता है कि पट्टी बांधने से खराब होगी चीज़, फिर भी बांध रही हूँ, जान के बांध रही हूँ, कॉन्शियसली चेतना में है चीज़, फिर भी कर रही हूँ, है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वो चीज़ याद ना आए, मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं नहीं सोचना चाहती किसी चीज़ के बारे में, मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। फिर हम कई बार कहते हैं ना, छोड़ना, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, ये सप्रेशन है। आपको पता है कि वो चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, बात करके वो ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं छोड़ो, अब मुझे वो सोचना ही नहीं है इसके बारे में। बोलते हैं ना, बहुत कॉमन है, आपने भी बोला होगा कभी ना कभी, मुझे नहीं बात करनी इससे बारे में, मुझे सोचना ही नहीं है। तो ये जो क्या है, कॉन्शियसली जब आप कर रहे हो कि मुझे नहीं सोचना, या कोई चीज़ के बारे में आप भूलने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको हम सप्रेशन कहते हैं, ठीक है जी। ओके, अगला है, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इजी डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत आसान है, हम सब ने किया है कभी ना कभी। ऐसे होता है ना, गुस्सा किसी और पे होता है और निकालते किसी और पे हैं, ठीक है, और उसका सबसे इजी टारगेट होता है मम्मी लोग है ना। तो हम करते हैं ऐसे कि अगर पेपर ठीक नहीं हुआ, मम्मी ने पूछा बेटे क्या खाओगे, मुझे नहीं पता, कुछ भी बना लो, मुझे नहीं, इरिटेट मत करो यार, मुझे नहीं पता, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ऑल थैंक्स टू ऑल दी मम्मास जो हमारी इतनी चीज़ें लेते हैं, पापा से तो कहने की हिम्मत नहीं पड़ती तो विस्थापन कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, देखो, डिसप्लेस, ठीक है, जब किसी की जगह जो है उसको ही आप हिला दे, प्लेस को हिला दिया आपने, है ना, बिल्कुल। सो जैसे क्या होता है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऑफिस में वैसे मेरे हस्बैंड नहीं करते बिल्कुल भी, ही इज़ वेरी नाइस, थैंक गॉड नहीं करते लेकिन नॉर्मली मैंने अपने सेशंस में कंप्लेंट्स सुनी है। तो ऐसे बोलते हैं जो फीमेल्स होते हैं, या वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि ये घर आते हैं तो ये तो गुस्से में आते हैं, ऑफिस का गुस्सा घर लेके आते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जब आपकी किसी और के ऊपर गुस्सा निकालने की आपने निकाला नहीं, वो उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आप जब घर आते हैं और आप ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर उसे चपेड़ मार दी, बीवी को डांट दिया, वॉट एवर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, तो उसे हम डिसप्लेसमेंट कहते हैं। देखो नाम से ही आपको सबसे बड़ी ट्रिक इसके नाम में ही है, डिसप्लेस, प्लेस को ही हिला दिया, है ना, प्लेस हिल गई है, तो जो चीज़ जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं की आपने, किसी और जगह पे अपना गुस्सा निकाल दिया। डिस्प्लेस्ड अग्रेशन जो होता है वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डिफेंस मैकेनिज्म का। डिस्प्लेस्ड अग्रेशन भी यही होता है कि जहां भाई गुस्सा आया वहां तो निकाला नहीं, बट कहीं और निकाल दिया। सो एक बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है डिफेंस मैकेनिज्म का। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप अपनी कुछ भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आपकी ऐसी फीलिंग है जो आपको पसंद नहीं है, अपनी डिज़ायर जो है, मतलब जो आपका मन तो डिज़ायर तो है कि किसी को चपेड़ मार दूं, बॉस को थप्पड़ मार दूं, पर मार नहीं सकते, तो घर आके क्या करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालेंगे ऐसी चीज़ के ऊपर जो लेस थ्रेटनिंग हो। ऑब्वियसली अगर बॉस पे गुस्सा निकालोगे तो फायर कर देगा, तो मैं लेस थ्रेटनिंग लग रही है इस चीज़ के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देती हूँ, उसको हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कि जिस इंसान पे आपको अपनी वो फीलिंग निकालनी चाहिए उसकी तरफ आपने नहीं निकाली, लेकिन आपने किसी और की तरफ निकाल दी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
अगला डिफेंस मैकेनिज्म, मैं उम्मीद करती हूँ वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत लेमन बहुत आम भाषा में समझा रही हूँ, ताकि हमारा पर्पस है कि हमें चीज़ें समझ में आएँ, हमारे दिमाग में रह जाएँ। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट तो कीजिए ही कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। अगला डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है कि बेसिकली इसको ऐसे याद रखिएगा, सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, अनअसेप्टेबल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनअसेप्टेबल हैं सोसाइटी में, हम उनको किसी एक ऐसे बिहेवियर में कन्वर्ट कर दें कि वो असेप्टेबल हो जाएं। ऑब्वियसली समथिंग विच इज़ नॉट असेप्टेबल, अनअसेप्टेबल, लेकिन मैं उसको प्रेजेंट ऐसे करूं कि वो असेप्टेबल फॉर्म में उसे प्रेजेंट करूं, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल गुस्सा, ठीक है, अब बचपन से सिखाया जाता है ना कि गुस्सा नहीं करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, ये थोड़ी कि किसी को भी पकड़ के मार धाड़ दो, नो। तो गुस्सा एक अंदर से बंदे के अंदर उसकी टेंडेंसी है गुस्सा करने की, बहुत गुस्सा आता है उसको। अब हर किसी पे अगर वो बाहर जा जाके गुस्सा करेंगे तो ऑब्वियसली कोई नहीं लेगा ना। अगर आप किसी पे जाके ऐसे ही फालतू में गुस्सा करने लग जाओगे, क्या कोई आपका गुस्सा लेगा? कभी नहीं लेगा। तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया एक ऐसे व्यवहार में, बिहेवियर में जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा। तो हमने क्या किया, हमने किक बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। किक बॉक्सिंग इसलिए शुरू की क्योंकि उससे मेरा गुस्सा बाहर निकलता है, ठीक है, मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आ जाती है। तो फ्रॉइड ये मानते हैं कि जो सब्लिमेशन है वो एक ऐसा साइन है जिसमें बेसिकली मतलब कि जो एक मेच्योरिटी का साइन है बेसिकली। तो अच्छी बात है सब्लिमेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप कोई चीज़ जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है आप उसे करते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे ताकि वो नॉर्मली एक्सेप्ट हो सोसाइटी में, है ना। नॉर्मली एक्सेप्टेबल जो तरीका है वो मतलब प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में, ठीक है। सो ये एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ये एक मेच्योरिटी का साइन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप एंग्री हैं कि आपने किसी कंपनी में जाना था और उसने आपको सिलेक्ट नहीं किया, तो आपने सोचा अब क्या करूं। अब मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन अंदर से तो हो रही है क्योंकि मैं चाहता था वो कंपनी में जाऊं, तो मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करूंगा। अब क्या कर रहे हो आप अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल जो कि गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उल्टा कर रहे हो, उससे कुछ और पॉजिटिव बना के कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए हम गुस्सा तो नहीं दिखा सकते ना, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आप 24 घंटे गुस्सा करते रहें। ओके, सो चैनलाइज करना अपनी उस नेगेटिव चीज़ को इस तरीके से सामने लोगों के प्रेजेंट करना कि वो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। ओके, ये एक बहुत ही फ़नी डिफेंस मैकेनिज्म है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, डिनाइल, अस्वीकार करना। डिनाइल होता है जब आप एक्सटर्नल रियलिटी को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हो कि ऐसा है। कई बार लोग करते हैं, चीज़ों को बिल्कुल डिनाई करेंगे कि ऐसी है, मतलब वो डिनाई कर देते कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, है भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी के लिए कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा टू मच हो गई है, उससे हैंडल नहीं हो रही, सो इंसान क्या करेगा, रिफ्यूज़ कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ऐसा कुछ है, भी एग्जिस्ट भी करता है, डिनाई करेगा, ठीक है। अब बहुत बार लोग डिनाइल में जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ये डिफेंस मैकेनिज्म वो लोग यूज़ करते हैं जिन्हें एडिक्शन होती है। अब किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, लत किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपने देखना कई लोग इस चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा है, नोटिस किया ये चीज़, अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो अगर आप उनको बोलो कि ये खाना अच्छा नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, वो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो खाते हैं। तो वो आगे से सीधा पता कहता है, नहीं मैं इतना थोड़ी खाता हूँ, मैं तो कभी कभी खाता हूँ। ये डिनाइल है बेसिकली, आपको पता ही नहीं है कि आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि आप ऐसा करते हैं। तो ऐसे आई हैव सीन दिस, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ऐसे करते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत कम फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो हैं वो करते हैं, मैंने देखा है। तो
तो डायरेक्टली अगर आप उन्हें बोलें कि पता है आपको इसमें कितनी कैलोरीज हैं जितना आप खा रहे हो, सी कैलोरी इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। जो हमें लगता है कि कैलोरी बुरी चीज़ होती है, बिल्कुल बुरी नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना मांगती है, आप किस तरीके का काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका फूड होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, तो अगर आप उनसे बोलें कि आप ये जो खा रहे हैं ये आपको नहीं खाना चाहिए या इस टाइम नहीं खाना चाहिए, है ना, वॉट, तो वो बिल्कुल डिनाई करता है, नहीं नहीं मैं रोज़ थोड़ी खाता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं ये तो आज क्योंकि ऐसे ओकेजन था इसलिए मैंने खा लिया। तो बेसिकली ये डिनाइल है कि आप पहले स्वीकार ही नहीं कर रहे कि एक्चुअली में आपके साथ ऐसा कुछ है। सेम जो लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो तो बिल्कुल डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ है भी, कोई प्रॉब्लम है भी, ठीक है। इसी तरीके से ना सिर्फ एडिक्शन, सपोज़ किसी के साथ कोई एक ट्रोमैटिक इवेंट हुआ, कोई एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने उनको बहुत डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, तो वो डिनाई करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है कभी, दे विल डिनाई इट कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, वो कहें नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो अब सीधा डिनाइल आता है, सीधा अस्वीकार करते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। सो सीधा ही रियलिटी को रिफ्यूज़ कर देना, मानना ही नहीं कि ऐसा कुछ है, वो डिनाइल है, ठीक है। और डिनाइल के बहुत सारे ऐसी आपने आसपास प्राणी देखे होंगे जो डिनाइल में रहते हैं, जो स्वीकार ही नहीं करना चाहते रियलिटी को। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल देयर वाज वन पर्सन एंड उनका ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हो रहा था क्लियर, तो वो बेसिकली ये एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कभी, मतलब एक टाइम पे तो आके तो ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शायद आपका कैलिबर ही नहीं है, या शायद आपने उतनी मेहनत नहीं की, ठीक है, लेकिन मतलब और वो दिखता भी था कि दिस इज़ द रीज़न, लेकिन उनको खुद ही ये रियलाइजेशन नहीं होती थी कि ये कारण है, तो वो हमेशा डिनाइल में डिनाई करते थे इस चीज़ को कि ऐसा नहीं है, एंड यूज्ड टू थिंक कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस भगवान नहीं चाहता मेरा पेपर ना हो। जबकि उल्टा था, हमें दिखता था कि वो इतना हार्डवर्क नहीं करते या वो उतना तरीके से तैयारी नहीं करते, इसलिए नहीं हो रहा है। सो आप कई बार क्या होता है उस चीज़ को स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं, आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग किसी से किसी बहुत प्यार करते हैं और अगर वो इंसान उनको छोड़ के चला जाए, और वो मतलब छोड़ के चला जाए मतलब फिज़िकली है लेकिन उनकी लाइफ में नहीं है, तो वो फिर डिनाइल में आ जाते हैं, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली डिनाइल इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वो प्रेशर जो है उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो सिचुएशन जो है उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है कि हम नहीं उसको हैंडल कर सकते, तो उसको हैंडल करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, बेसिकली। ओके जी, अगला है बहुत आसान है और ये है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, यानी बौद्धिक रूप से जो हम इसे कह सकते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, आई एम श्योर, लेकिन हाँ जब बहुत ज़्यादा हम करते हैं वो गलत है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि अगेन हम किसी भी कोई इवेंट हुआ जो बहुत बड़ा हुआ, उसके बारे में हम बहुत ही कोल्ड रिएक्शन दें, मतलब ठंडा सा रिएक्शन, और जबकि वो जो बात है अगर वो बहुत बड़ी है तो झटका आता है एकदम से कि अच्छा ये क्या होगा, लेकिन इंसान बहुत ठंडा रिएक्शन दे, ठीक है, उसको हम डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म अलाउ करता है हमें ताकि हम अवॉइड कर सकें कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट होगा उसके ऊपर जोर देंगे, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर से भी सपोज करो लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई, ठीक है। सो ऑब्वियसली इमोशनल पार्ट क्या होगा, आप रोएंगे, आप बैठ के बहुत ज़्यादा आपको हर्ट होगा, आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसमें भी इंसान ये करे कि उस इमोशनल साइड को ढकने के लिए वो क्या करे, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन इतनी ज़्यादा है उससे वो नहीं हो रही डील, तो क्या करेंगे वो उसके इंटेलेक्चुअल पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे और वो कहेंगे कि ठीक है अब ऐसे हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। अब क्या है कि ऑब्वियसली बात है अगर किसी के ऐसे लव्ड वन की डेथ हुई है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऑब्वियसली इमोशनल फील होगा, आपको रोना आएगा, आप रिएक्ट करेंगे, कोई रिएक्शन देंगे, लेकिन ऐसे में क्या है वो इंसान ये सारी चीज़ें नहीं करते, वो उसको ब्लॉक करके, उस इमोशनल साइड को ब्लॉक करके वो उसके किसी एक इंटेलेक्ट साइड के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल किसी को ही पता चले उसको कैंसर है,
ठीक है। अब तो कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा मतलब लोग रिकवर करने लगे, पहले जब स्टार्ट हुई थी तो इट वाज नॉट दैट रिकवरेबल। तो अभी क्या हुआ कि अगर किसी को उस टाइम पे पता चला, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मैं इस डिसीज़ के बारे में पता लगाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो या कम हो, ठीक है। और वो अपने आप को उस सिचुएशन की जो एक्चुअली में हकीकत है, जैसे हकीकत क्या है सिचुएशन की कि आपकी डेथ होगी अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई डिसीज़ है, लेकिन इंसान उस एंड के ऊपर नहीं फोकस कर रहा। वो क्या सोच रहे हैं कि मैं और नॉलेज गेन करूं, कि इसके बारे में और जानने की कोशिश करूं। तो जब भी किसी इवेंट में इमोशनल चीज़ को छोड़ के, मतलब अगर कुछ हुआ है उसमें उसका जो इमोशनल साइड है उसको छोड़ के इंसान उसके फैक्ट की तरफ जाए, उसके इंटेलेक्ट की तरफ जाए, उसकी रीज़न इस तरीके से, मतलब जो इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट है उसमें से वो चीज़ें ढूंढे, फैक्ट की तरफ ज़्यादा जाए, तो हम उसे इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि चलो अभी हो गया, अगर किसी को कैंसर है लेट्स से, अब ये तो हो गया, तो उसके बारे में और मैं मतलब पर्सन जो है वो डिसीज़ के बारे में और जानने की कोशिश करेगा, ताकि उसको लगे कि कुछ ऐसा शायद मिल जाए जो जस्टिफाई कर दे कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली ये है, इसको हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको अपनी लाइफ में से भी एक एग्जांपल देती हूँ जो एक्चुअली में है तो बहुत सैड, लेकिन आपको समझने में मदद करेगा। ओके, इट्स बीन अभी ऑलमोस्ट 3 इयर्स जो हैं वो हो गए मेरे डैड की डेथ हुए को। तो जब वो पीरियड था ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, लेकिन एनीवेज जब भी जो हुआ तो उसका जो इमोशनल पार्ट था वो ये था, ऑब्वियसली वो एक बस मेरे डैड बहुत हेल्दी थे, ठीक है, और उनको कभी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऑब्वियसली फिर एकदम से जब कोई इंसान जाता है तो शॉक की तरह लगता है आपको। तो आई वॉज इन शॉक, माई मॉम वॉज इन शॉक, है ना, हम सब शॉक में थे। लेकिन मेरा जो ब्रदर था उसने ये चीज़ नहीं देखी, उसने उस ऑब्वियसली उसके लिए तो और भी बड़ा ट्रॉमा था, बिकॉज उसके पापा के जाते ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई थी, एंड वो मेरे से भी छोटा है। तो उसने क्या किया, वो चीज़ इमोशनल था, वो इतना ज़्यादा इवेंट इमोशनल था कि जैसे जब वो हुआ, वो सारा इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में भी ही वॉज थिंकिंग कि मुझे अगला क्या स्टेप लेना है। डिफेंस मैकेनिज्म था, क्योंकि वो उस चीज़ का प्रेशर ही नहीं ले पा रहा था, कि एकदम से नाउ पापा इज़ नॉट देयर। तो वो उस चीज़ का क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले पा रहा था, तो उसने क्या किया, उसमें भी उस सिचुएशन में भी ये सोचने की कोशिश की कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, फाइनेंशियली कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अच्छा उसके बाद पोस्टमार्टम होना है, ये सारी चीज़ें, मतलब फैक्ट की तरफ उसका दिमाग ज़्यादा घूम रहा था। और सबको ये लग रहा था कि हाउ ब्रेव ही इज़ कि वो सारी चीज़ें ले पा रहा है, वेर एज आई न्यू कि ये ब्रेवरी नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। वो चीज़ इतनी ज़्यादा हावी है आपके ऊपर इस समय, आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं, आप वो स्ट्रेसफुल है, इतनी ज़्यादा सिचुएशन, आप नहीं चाहते कि वो आपको अगर क्योंकि आप सोचेंगे इमोशनली तो आपको एंग्जाइटी देगी वो चीज़, है ना। तो वो ना होने के लिए आप उल्टा कर रहे हैं, आप उस चीज़ का जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है आप उसको निकाल के लेके आ रहे हैं और फैक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, और एक्सट्रीम सिचुएशंस में हम ये करते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अगला देखिए क्या है, रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि वापसी है बेसिकली, आप इसको याद रखिएगा, रिग्रेस करना, वापस, रिग्रेशन शब्द में ही इसका मतलब छुपा है, वापस। बेसिकली इस रक्षा तंत्र को अना फ्रॉइड जो है, उनकी बेटी हैं सिगमंड फ्रॉइड की, उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि आप जो रिग्रेशन में आप पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब आपकी जो पिछली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है उसकी तरफ आप वापस चले जाते हैं, स्पेशली अगर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे जो है बेड वेटिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे एक मेरे को एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपका, कोई थे जिनके जो मतलब
ये मैंने पढ़ भी रखा था बहुत बार, लेकिन मेरे साथ जब हुआ तो मेरे को ज़्यादा एक्चुअली में चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक बच्चा था और उसके पेरेंट उसको बहुत ज़्यादा बोलते थे कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते थे उसके दिमाग में कि आपके एग्ज़ाम होंगे, आप 90% लेके आएंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे, ब्ला ब्ला। तो जैसे ही उसके एग्ज़ाम्स आने स्टार्ट हो जाते थे उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता था, इतना ज़्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता था कि वो रात को टॉयलेट कर देता था। हालांकि बच्चा बहुत मतलब बड़ी उम्र का था। तो क्या हो रहा था कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा था, उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता था कि उससे वो स्ट्रेस लिया ही नहीं जाता था। तो प्रीवियस स्टेज में आप चले जाते हो डेवलपमेंट के। जबकि बेड वेटिंग कौन करता है? छोटा बच्चा ऑब्वियसली, जैसे 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है ना, उससे बेड वेटिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, और वो भी नहीं करते नॉर्मली। तो ऑब्वियसली आजकल हम डाइपर लगा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बच्चे की ट्रेनिंग कर देते हैं, पर हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़े बच्चे से नहीं ना उम्मीद कर सकते। तो क्या होता है वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा है, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको हावी हो जाती हैं आपके ऊपर कि आप उससे डील नहीं कर पाते, तो आप प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में चले जाते हो। और या आप थम सकिंग करना शुरू कर देते हो। अंगूठा कौन चूसेगा? अब मेरा जो बेबी है, ठीक है, उसने स्टार्ट किया है अब अपना हर चीज़ वो मुंह के आगे ले जाता है और उसको लिक करना स्टार्ट कर देता है। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली थम सकिंग होएगी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ एक टाइम के बाद तो छूटेगी। लेकिन अगर आप बड़े हो के वो कर रहे हैं तो आप रिग्रेशन में हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन में यही होता है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सो अगेन ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, उसको आप ले नहीं पा रहे, इस वजह से आप उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और अगर कुछ भी मतलब आपको नहीं आता है समझ या कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, ठीक है। एप्रिसिएशन तो देखिए हमेशा वेलकम्ड है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं भी अच्छी तो वो भी वेलकम है, क्योंकि इट लीड्स टू प्रोग्रेस। अगर आप मुझे बताएंगे मेरी कमी तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर काम करूँगी, है ना, और वो ठीक होगी। तो ये तो बोथ वेज होता है लर्निंग तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।